नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, यूपी में लॉकडाउन और लॉकडाउन की क्या है गाइडलाइन। यूपी सरकार की तरफ से क्योंकि नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पास भी जारी किए जाएंगे और चिकित्सा सेवा में लगे आम जन को भी पास दिए जाएंगे। आवश्यक सेवा के लिए ई पास न मिलने पर शिकायत भी आप कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर इस मामले की शिकायत भी कर सकते हैं अगर आपको ई पास नहीं दिए जा रहे हैं। आवेदन के लिए rahat.up.nic.in पर जाएं, वहां पर पहले आवेदन करें ई पास के लिए। rahat.up.nic या फिर ई पास पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदनों का सत्यापन अधिकारी ही करेंगे। ई पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। जनपद और अंतर जनपदीय सीमा के लिए पास जरूरी है और संस्थाओं के लिए पास की अवधि संपूर्ण अवधि तक होगी। आम जन के लिए जनपदीय पास की वैधता 1 दिन है और अंतर जनपदीय पास की वैधता 2 दिन की होगी। आवेदन करने में समस्या होने पर संपर्क भी कर सकते हैं आप। प्रोजेक्ट एक्सपर्ट चंद्रकांत का ये नंबर दिया गया है और तमाम ये हेल्पलाइन नंबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए, जिनको आप नोट करके इनका समय पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन में किसी तरीके की परेशानी आ रही है या फिर आपको आवेदन के बाद भी ई पास नहीं दिया जा रहा है, तो आप मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके इस बारे में शिकायत भी कर सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्रकारों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में पत्रकारों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। पत्रकारों के लिए अलग सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगे। पत्रकारों के लिए अलग सेंटर्स भी बनेंगी। यह बड़ा फैसला यूपी सरकार का। पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए अलग सेंटर्स भी बनाए जाने का निर्देश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर अब वैक्सीन लगेगी। यूपी में पत्रकारों को वैक्सीन लगाने को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। अलग से सेंटर्स भी बनाए जाएंगे क्योंकि तमाम पत्रकार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। और इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लेते हुए पत्रकारों को वैक्सीन लगाने को लेकर यह बड़ा निर्देश दिया है कि पत्रकारों के लिए अलग से सेंटर्स बनाए जाएंगे। यहां पर पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगेगी। तो पत्रकारों के लिए योगी सरकार का यह बड़ा फैसला। यूपी में पत्रकारों को वैक्सीन लगेगी, प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगेगी। अलग सेंटर बनाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं पत्रकारों के लिए। तो जहां 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन अब पत्रकारों के लिए अलग से सेंटर्स बनाए जाएंगे। देखिए, कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, सभी को पहले प्राथमिक तौर पर वैक्सीन दी जाने लगी थी, लेकिन अब पत्रकारों के लिए भी अलग से सेंटर बनेंगे। और संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पत्रकारों के लिए ये बहुत ही अहम फैसला है यूपी सरकार का कि प्राथमिकता के आधार पर पत्रकारों को अब वैक्सीन दी जाएगी। क्या कुछ जानकारी इस मामले से जुड़ी? देखिए जी, जहाँ कई राज्य जो पत्रकारों को कहीं न कहीं फ्रंट लाइन वर्कर घोषित कर रहे हैं, तो वही उत्तर प्रदेश सरकार की राहत किया है पत्रकारों को और उनको वैक्सीन लगाने के लिए अलग सेंटर बनाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ पत्रकारों को भी, उनके परिजनों को भी वैक्सीन लगाने के लिए, फ्री वैक्सीन लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया। और ये बड़ी खबर की है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के हित में कोई बड़ा निर्देश दिया है। और कहीं न कहीं लगातार जो ग्राउंड जीरो पर लगातार जो फील्ड पे पत्रकार है, लगातार जो काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि बीच में कहीं न कहीं पत्रकारों को काम के चलते वैक्सीन नहीं लग पाती थी और कहीं न कहीं और जो सेंटर भी जाते थे वो हम भीड़ कराती थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम अच्छा है और उन्होंने सराहनीय कदम दी है जो पत्रकारों के हित में एक तरह का उन्होंने फैसला लिया है। और कहीं न कहीं आप पत्रकारों क्योंकि 18 साल से ऊपर 44 साल तक जो लोग थे उनको वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगना शुरू हो गई थी। अब उससे उस कैटेगरी में जो पत्रकार हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है और उन पत्रकारों के लिए सेंटर्स अलग बनाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए, उनके परिजनों को फ्री वैक्सीन लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देशित किया है। बिल्कुल। और जितेंद्र, जैसा कि अलग से सेंटर बनाए जाने की बात कही जा रही है, कब से ये सेंटर्स बनाए जाएंगे और कब से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी पत्रकारों को? देखिए अंजलि, वैक्सीन लगाने की बात तो कहीं लगातार हो ही रही है, वैक्सीन तो लगी रही है और कहीं ना कहीं
आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप निश्चित किया है। अधिकारी कितनी जल्दी पर काम करते हैं और कहाँ सेक्टर्स बनाए जाते हैं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जल्दी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निश्चित किया तो जल्दी उसकी जो उसके आदेश है उनका पालन किया होगा। और पत्रकारों के लिए कहीं न कहीं उनके संस्थान में भी कहीं बात कही जा रही है, संस्थानों में भी वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की जा सकती है और सेंटर भी अलग बनाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आप जल्दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देशित के बाद आप पत्रकारों को वैक्सीन लगेगी तो जल्दी लगेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पत्रकारों के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इधर हम जानकारी दे रहे थे जैसा कि गाइडलाइन के बारे में, जो नई गाइडलाइन जारी की गई है यूपी में, क्योंकि 5 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया है। देखिए, पहले मंगलवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अचानक से यूपी सरकार का बड़ा फैसला इस बीच आया लॉकडाउन बढ़ाने का, और लॉकडाउन की समय अवधि बढ़ा दी गई। 6 मई यानी कि गुरुवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। और इस बीच नई गाइडलाइन लॉकडाउन से जुड़ी हुई जारी की गई, जिसमें ई पास की अनिवार्यता की गई है। जो भी जरूरी वस्तुओं से जुड़े हुए लोग हैं या फिर उनके आवागमन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ई पास दिखाना जरूरी होगा, या फिर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना आई कार्ड भी दिखाकर आगे बढ़ सकते हैं। और कानपुर से संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, नई गाइडलाइन जारी की गई है कोरोना से जुड़ी हुई, और ऐसे में जो नई गाइडलाइन है उसमें ई पास की अनिवार्यता है। क्या लोगों तक अब ये जानकारी पहुंचनी शुरू हुई है कि जितने भी जरूरी वस्तुओं से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनके आवागमन के लिए अब उन्हें ई पास दिखाकर ही आगे बढ़ना होगा? जी बिल्कुल अंजलि, ये आदेश जारी हुआ है। लगातार मीडिया में खबरें चली हैं, आदेश आया है, लोगों को अब पता चलने लगा कि ई पास की अब अनुमति होगी अगर हमें आवागमन करना है। आम जनमानस को भी, जो जरूरी सेवाओं के लिए लोग निकल रहे हैं, जो उद्योग जिनको चलाने की अभी अनुमति दी गई है, उनके लिए ई पास जारी किया जाएगा। जो संस्थान है उनको भी मैक्सिमम 5 लोगों का पास जारी किया जाएगा। लेकिन अभी कानपुर में जो है वो आज का, मैं बता दूंगा अंजलि, अभी ई पास नहीं, अगर नहीं भी है आज, तो आज इतनी कड़ाई नहीं होगी और धीरे धीरे इस पे प्रशासन सख्त होगा। शाम को ही पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कह दिया था जिनके पास ई पास नहीं हो तो वो अपना अभी जो पास है या संस्थान का कार्ड है या जिस मेडिकल के लिए आप जा रहे हैं आप निकल सकते हैं। कानपुर के अंदर कल ही बैठक हुई है, डीएम और कमिश्नर ने बैठक की है कि किन किन चीजों को सहूलियत दी जाएगी। हुई रोजमर्रा के जीवन पे फर्क पड़ेगा। लॉकडाउन जो 2 दिन का बढ़ाया गया है, तो टाइमिंग रखी गई सुबह 6 से 9 और 5 से 8 के बीच में। जो रेहड़ी पटरी के ठेले वाले हैं, फल और सब्जी वाले, उनको एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पे अनुमति होगी, उस टाइम में वो बेच सकेंगे। पूर्णतया बंद किए गए हैं। जो जगह जगह लोग इकट्ठा होते हैं उनको पूर्णतः बैन कर दिया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो स्टोर बड़े बड़े बने होते उन्हें पूर्णतः बैन है। जो स्टोरों पे दुकान, जो अंदरूनी इलाकों में है किराने की दुकान, वो जो मैं टाइमिंग बताया उसी टाइमिंग के हिसाब से वो काम कर सकेंगे। लेकिन जो बड़े स्टोर हैं वो पूर्णतः बंद है। जिम, स्पा, खेल कॉम्प्लेक्स सारे बंद कर दिए गए हैं। जनपद से बाहर जाने वाली बसों को भी बैन कर दिया गया। जो बसें हैं वो जनपद से बाहर नहीं जाएंगे। सिटी बसें चलेंगी, वो भी 50% सवारियों के साथ ही चल सकेंगी। बाकी जो जिन सुविधाओं की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका जारी रहेंगी, जो सर्विस है वो जारी रहेंगी। बसों के अलावा जो परिवहन चलते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको पहुंचाने के लिए उनको इजाजत होगी, वो जनपद से बाहर भी जा सके। और उनकी लोडिंग और अनलोडिंग की परमिशन के लिए एडीएम सिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो एक जिले से दूसरे जिले में या दूसरे स्टेट में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो एडीएम सिटी के परमिशन के बाद से ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब पुलिस कमिश्नर साहब ने साफ तौर पे कहा है कि अब जो है कार्रवाई होगी। कल की मैं बात बता दूं, कल अंजलि, कल मतगणना खत्म हुई है, पंचायती चुनाव थे, मतगणना का
कल बेफालतू जो लोग रोड पे निकले उनके 3000 लोगों के चालान कानपुर के अंदर किए गए हैं। पहले ये सख्त कार्रवाई नहीं थी, लेकिन अब सख्त कार्रवाई की गई क्योंकि जो पंचायती चुनाव चल रहे थे उनसे अब फोर्स लौट चुकी है। लगातार वो प्रशासन अब सख्त हो गया है। इसके निर्देश भी कल पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने दे दिए हैं। और अभी जो है आज और कल की आज की स्थिति ये होगी, जो जिनके पास ई पास नहीं है वो होगा तो मेडिकल की दवाइयों का पर्चा दिखाकर अपनी जहाँ वो सेवाएं अपनी देते हैं वहाँ का आई कार्ड दिखाकर अभी अपने गंतव्य पे जा सकते हैं। अपने जो जरूरी सामान है उसे लेने जा सकते हैं। लेकिन अब ई पास की जैसे जैसे लोगों में पता चल रहा है तो ई पास के लिए वो जाएंगे और ये लागू भी जमीनी स्तर पर होगा। जी अंजलि। बिल्कुल आशीष, और ऐसे में देखिए कई लोगों को इस वक्त असुविधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके आप इस बारे में जानकारी दे सकते हैं अगर आपको ई पास में किसी भी तरीके की असुविधा हो रही है। और ठीक है, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सिंह लखनऊ से, संजय खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, आलोक तनेजा सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि लगातार हम ये देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे कर लॉकडाउन की जो अवधि है वो भी बढ़ाई जा रही है। जितेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा गया है आज कि जिन राज्यों में 10% से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहां पर अब लॉकडाउन लगाए। ऐसे 14 राज्य हैं जहां पर अब लॉकडाउन लगाने की जरूरत है 14 दिन का। देखिए अंजलि, ये तो आशंका थी और आशंका कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्लियर हो रही है। कई राज्यों में लॉकडाउन और कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन चलते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है एसेंशियल सर्विस के लिए पास जारी कर दिया। तो इशारा समझ सकते हैं कि खासतौर पे लॉकडाउन यूपी में लगना लगभग तय माना जा रहा है। स्थिति भयावह होती जा रही है। लखनऊ बात की जाए, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं वहाँ कई स्थिति कहीं ना कहीं 24 घंटों की बात की जाए तो स्थिति खराब है। सहारनपुर बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, मुरादाबाद की बात की जाए, ऐसे कई जगह कई जो है जिले हैं जहां पर स्थिति खराब है। और लखनऊ में हालांकि कोरोना की स्थिति में कुछ काबू आ रहा है, 3058 केसेस मिले, लेकिन मौतों का आंकड़ा दिल्ली कम होने का नाम नहीं ले रहा। कल 25 मौतें हुई तो आज 24 घंटे पिछले 24 घंटे में 26 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है। बिल्कुल, देखिए आंकड़ा तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब लॉकडाउन लगाया गया है और अब जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसका सभी को पालन करना जरूरी होगा। देखिए हमने कई जगह पर देखा कि लोग बिना वजह इधर से उधर घूमते हुए नजर आ रहे थे। जितेंद्र, पुलिस अगर बीच चौराहे पर खड़े होकर लोगों से सवाल कर लेती थी, ये जहमत उठा लेती थी, तो लोग उल्टा चीखते थे, चिल्लाते थे, पुलिस से बहस करना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब ई पास की अनिवार्यता होगी। देखिए अंजलि, मैं लखनऊ की बात बताता हूँ। जब से कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण लखनऊ में राजधानी से आया, पुलिस 1% चौराहों पर नहीं दिख रही है। मुख्य चौराहे जहाँ वीआईपी मूवमेंट है वहां पर 2-4 पुलिसकर्मी दिखाई देंगे, लेकिन लखनऊ पुलिस कमिश्नर पूरी तरह से गायब है। रोडों पे पुलिस तक नहीं है, रोडों पे पूछने वाला तो कोई नहीं है। और बेतुका लोग कहीं ना कहीं अनावश्यक निकल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बैरिकेडिंग के तक केवल तैनात कर दी गई है, बल्ली लगा दी गई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आखिरकार जब उत्तर प्रदेश सरकार ने एसेंशियल सर्विस के लिए पास जारी कर दिया तो उनसे कौन पूछेगा। कि आप ये बताएं कि जब रोडों में पुलिस कर्मी नहीं होंगे तो आखिर वो सवाल कौन है। मैं मानता हूँ कि पंचायत चुनाव की पुलिस की, लेकिन पुलिस के और भी कई बटालियन है, वो सब कहा है, पीएससी से लेकर तमाम से वो सब कहा है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर रोडों पे नहीं निरीक्षण कर रहे हैं, उच्च अधिकारी गायब है, पुलिस कर्मी चौराहे को नहीं है। तो स्थिति लखनऊ में मैं नहीं कह सकता कि शायद कोई पूछने वाला होगा। अभी की मौजूदा स्थिति किसी भी चौराहे पे कोई भी लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं कि आखिरकार 5 बजे के बाद पुलिस कर्मी कहीं ना कहीं कुछ रोडों पर दिखाई देते हैं। जब मौसम ठंडा हो जाता है तब दिखाई देते हैं, लेकिन दिन में कोई पूछने वाला, जैसी मर्जी हो आप कहीं भी जाए कहीं भी आए, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल। आलोक तनेजा भी हमारे साथ सहारनपुर से। आलोक, जैसा कि अभी भी आवागमन जारी था और जैसा कि कल तक की तस्वीरें भी हम देख पा रहे थे, लेकिन अब इसी आवागमन को, बेवजह के आवागमन को रोकने के लिए ये नई गाइडलाइन लाई गई है। अंजलि, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जो है इसको लेकर बड़े लापरवाह हैं और प्रशासन भी बहुत लापरवाह है, पुलिस प्रशासन भी बहुत लापरवाह है। मैं आपको यहाँ जिस जगह पे खड़ा हूँ इसके पीछे के तमाम में आप वीडियो में देख रही होंगी, ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ा है, लॉकडाउन खुल गया है। आवागमन बहुत जबरदस्त तरीके से जारी है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं गाइडलाइन की बात करूं, गाइडलाइन के हिसाब से
जो हमने गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार की पढ़ी है और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी ने गाइडलाइन जारी करी है, उसमें कहीं भी ये बात स्पष्ट नहीं है कि ई पास के माध्यम से आवागमन करने दिया जाएगा। ऐसा उसको पूरा पढ़ा जाए तो उसमें कहीं ई पास का जिक्र नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध है, सब्जी है, मेडिकल स्टोर्स हैं, इसकी छूट रहेगी और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें कही गई है। मकसद ये है अंजलि कि कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कड़े निर्णय लिए हैं। 2 दिन के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया है। वो जान रहे हैं कि इससे जीवन और जीविका दोनों सुरक्षित होंगे और जीविका को भी बचाना और जीवन को भी बचाना। जीवन को बचाने के लिए संक्रमण की चेन को तोड़ना है। लेकिन देखिए आलोक तनेजा, ये बात सार्वजनिक तौर पर कही गई है कि अगर कोई भी आवश्यक वस्तुओं से जुड़ा हुआ वाहन है या फिर व्यक्ति है तो उसको ई पास दिखाना अब जरूरी होगा। देखिए इसके लिए हालांकि लॉकडाउन में आप कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन की गाइडलाइन है उसमें ये चीजें साफ तौर पर स्पष्ट नजर नहीं आ रही, लेकिन सार्वजनिक तौर पर सूबे के मुखिया की ओर से ये बातें कही गई है। तमाम जानकारी अब तमाम लोगों तक भी पहुंचनी धीरे धीरे कर शुरू हो गई है। प्रयागराज में संजय खान आप क्या देख पा रहे हैं, स्थिति कैसी बनी हुई है? क्योंकि ई पास की अब अनिवार्यता हो गई है, दूसरी ओर लॉकडाउन और आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि अब केंद्र सरकार ने भी उचित कदम उठाने की सलाह दे दी है। जी बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरीके से लॉकडाउन के अवधि बढ़ाई गई और जो गाइडलाइन नई जारी की गई, इसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के लिए जिस तरीके से आदेशित किया गया है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों थाना प्रभारी इसके जिम्मेदार हो, तो उसमें गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि अब शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेडिकल की टीमें जाए, वहां पर टेस्टिंग करें और जो भी वहां पे है उनको मेडिकल किट दी जाए, उनको भी क्वारंटाइन किया जाए। यहाँ तक ये बताया गया कि जिसके घरों में बाहर से आ रहे हैं लोग, तो उनको अगर घर में रहने की जगह है तो ठीक है, नहीं एक क्वारंटाइन सेंटर बना करके उनको वहां पे रखा जाए। और ये भी बताया गया ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो। परिवहन की बात की जाए तो अन्य जनपदों से जो भी परिवहन आ जा रहे हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और सैनिटाइजेशन और उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है बसों पर जो भी परिवहन कर रहे हैं लोग। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, इसके लिए पुलिस प्रशासन को मास्क प्रयोग कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से अनाउंसमेंट करके उनको घूमना पड़ेगा और एक्टिव होना पड़ेगा। गाइडलाइन तो जारी कर दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को एक बार अंजलि जी फिर से सतर्क होना पड़ेगा, फिर से एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि लापरवाहियां जो मतगणना के दौरान देखी गई वो बहुत ज्यादा हुई है। तो ऐसे में एक बार प्रशासन जब तक सख्त नहीं होगी तब तक ये गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ई पास भी जारी कर दिया गया। ई पास का तो पोर्टल पे आज से जो भी है वो भरना शुरू हो जाएगा, लेकिन ई पास के लिए तुरंत उनको नहीं मिल रहा है जिस तरीके से। तो ऐसे में पुलिस को एक बार चौराहों पे एक्टिव होना पड़ेगा और उनको जानकारी देनी पड़ेगी। फिलहाल मीडिया के माध्यम से तो उनको जानकारी मिल बिल्कुल संजय, देखिए कई ऐसे सुदूरवर्ती इलाके हैं और ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर ये जानकारी पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हमने देखा है कि जागरूकता की काफी ज्यादा कमी होती है। इसके चलते लोग नियमों का उल्लंघन भी करते हैं और उन्हें रोकने वाला भी, सबसे बड़ी बात, रोकने वाला वहां पर कोई मौजूद नहीं होता, क्योंकि जितना ज्यादा वो फोकस होता है वो शहरी इलाकों में होता है, चौक चौराहों पर होता है। ऐसे में जो इलाके, जो गली मोहल्ले हैं, वहां पर नियमों का उल्लंघन साफ तौर पर देखा जाता है। ऐसे में यहाँ पर रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में बाजारों की बात की जाए तो वहां से पुलिस प्रशासन एक्टिव रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को जो बाजार होते हैं, जो मार्केटर्स होते हैं, क्योंकि इस समय त्योहार का माहौल चल रहा है इसका, तो वहाँ बाजारों में जो भी थाना प्रभारी संबंधित है उनको ये चाहिए कि वो मार्केटों में पैदल गश्त करें, फ्लैग मार्च करें, पुलिस प्रशासन को लगाए कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क का प्रयोग किया जाए, हर दुकानों पे सैनिटाइजर रखा हो। लेकिन इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के जो बाजार है वहाँ पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए ये साफ तौर पे कहा गया है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, सिटी में, शहर में बात किया जाए तो काफी राहत की बात है। वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की कमियां काफी आई है। 863 कल के केसेस थे और मौतों के आंकड़े में भी काफी ज्यादा कमी आई, आधे से कम हो गए। तो ऐसे में ये जरूरी है कि फिर से एक बार जो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है तो एक बार फिर से शक्ति दिखानी पड़ेगी, नहीं तो जो आलम है, त्योहार का समय चल रहा है अंजलि जी, तो ऐसे में फिर से एक बार लापरवाहियां बरती जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा उनको जागरूक नहीं किया जा रहा है। ये साफ तौर पे बताया गया है प्रशासन को कि जो भी थाना प्रभारी है उस पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उनको जागरूक करे और मास्क का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी कराए। अगर वो नहीं मान रहे तो 1000 का चालान करे, नहीं 10,000 का चालान करे। और प्रमुख चौराहों पर उच्च अधिकारियों को लगाया गया कि वो भी इसकी
क्रॉस चेकिंग करके वो भी जानकारी लेते रहे। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन अभी ग्रामीण क्षेत्र में एक्टिव नहीं दिखाई दे रही ना, पब्लिक सिस्टम से उनको जागरूक किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये भी जानकारी हम अपने दर्शकों को साथ ही साथ दे देते हैं कि यूपी राजस्व विभाग का ऐलान क्या है। कई ऐलान किए गए हैं। आबकारी नीति 2021-22 के तहत शासन ने कोविड सेस लगाया है, तो आज से यूपी में शराब भी महंगी हो जाएगी। 10 से 40 रुपए दाम बढ़ा दिए गए हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है यूपी सरकार की ओर से। कोविड सेस लगाया गया है, पहले भी हमने यही फैसला देखा था यूपी सरकार का। तो आबकारी नीति के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है। और साथ ही साथ बसों के संचालन की बात करें तो बसों का संचालन भी अब पूरी तरीके से तमाम राज्यों की ओर रोक दिया गया है, यानी कि जितनी भी अंतर राज्यीय बसें चल रही थी उन पर रोक लगा दी गई है। ये तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। और साथ ही साथ जो नई गाइडलाइन आई है उसका भी सभी को कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, यानी कि अब आपको अपनी जेब में ई पास रखकर ही घरों से निकलना होगा। हमने कई चौक चौराहों पर देखा था। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं और लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ खुद भी लोग समझदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ सहारनपुर से जैसा कि आलोक तनेजा हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार ये भी जानकारी दे रहे थे कि जब उनसे पूछा गया क्या उनको लॉकडाउन के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन्होंने यही कहा कि वो आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी कर रहे हैं, इस वजह से वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जागरूकता तो थी लेकिन लापरवाही भी थी। अब ये बात सच है या फिर झूठ है, इसको अब साफ तौर पर देखा जाएगा। इसीलिए ई पास अनिवार्यता की गई है, क्योंकि कई लोग बेवजह घरों से बाहर निकलने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हुए नजर आ रहे थे। इस वजह से भी ई पास की अनिवार्यता की गई है। आलोक, आपके पास आते हैं। आलोक, जैसा कि जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि अंतर जनपदीय राज्यों में मूवमेंट के लिए 2 दिन की वैधता होगी जो आपको ई पास उपलब्ध कराया जाएगा, और अगर आप अपने जनपद में ही इधर से उधर आवागमन कर रहे हैं तो 1 दिन की वैधता होगी ई पास की। अंजलि, मैंने पहले ही बताया, अगर हम सरकार के स्पोक्स पर्सन की बात को माने तो निश्चित तौर पर ई पास की अनिवार्यता जरूरी कर दी गई है। लेकिन जो गाइडलाइन है जिसके हिसाब से सारी चीजों का पालन किया जाना है, जिसके हिसाब से जन सामान्य तक इस बात का मैसेज जाना है, उन गाइडलाइन में ऐसी कोई स्थिति है। इससे तो जो देहात के क्षेत्र हैं, जो मुख्यालय है, वहां पर उहापोह की स्थिति बनी हुई है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट भी कराया जाना जरूरी है कि प्रशासन जो है पब्लिक अनाउंसमेंट करवाए और पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए इस बात का संदेश दे कि ई पास जरूरी हो गया है, सब लोग घरों में जाएं। यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है सहारनपुर की स्थिति को मैं बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो भीड़ है वो भी आज लॉकडाउन के दिन बहुत तेजी से बढ़ गई है। सब जगह बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इसलिए जरूरी है कि जो ये जो ई पास की व्यवस्था है इसके लिए एक पब्लिक अनाउंसमेंट की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने जो जानकारी दी है कि ई पास के लिए जो अनिवार्यता की गई है उसके लिए पब्लिक अनाउंसमेंट की बहुत जरूरत है, सार्वजनिक तौर पर सभी को पता चलना चाहिए। आशीष, कानपुर में क्या लोगों को इस बारे में जानकारी मिल पाई है अभी तक कि ई पास की अनिवार्यता है? क्या इस बारे में अभी तक प्रशासन ने कोई सावधानी बरतने की बात कही या फिर अपील की है, या फिर लोगों को रोका भी जा रहा है? क्या किया जा रहा है? अभी तक मैं बता दूं, ई पास जो सरकार ने जारी किया है, सरकार की मंशा पे कोई प्रश्न नहीं लगता, क्योंकि जिस तेजी से आवागमन हर जगह पूरे प्रदेश में चालू था तो कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइन देनी होती थी, क्योंकि जब आदमी बेफालतू निकलता था तो वो दवाई का पर्चा लिया हुआ या मैं दूध लेने जा रहा हूँ इस टाइप के, तो उस पर सख्ती बरत नहीं जा रही थी और उस पर यकीन भी नहीं किया जा सकता था कि वो सच बोल रहा है या झूठ, इसलिए लापरवाही बरती जा रही थी। लोग लगातार रोडों पर निकल रहे थे। सरकार ने एक्शन लिया, ई पास जारी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है अंजलि, इसको धरातल पे उतारना, क्योंकि ई पास अगर अब जारी हुआ है एकदम से सभी लोगों को एक तो प्रचार करना चाहिए। लगभग धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है ई पास की जरूरत होगी। आम जनमानस को भी जरूरी अगर चीजों के लिए निकल रहे हैं तो ई पास हमें लेना होगा, चाहे किसी भी मेडिकल के लिए या किसी भी आवश्यक चीजों के लिए। लेकिन धरातल पे उतारना उतना ही कठिन होगा, क्योंकि जैसे हमारे साथी जितेंद्र ने बताया और आलोक ने बताया कि जितेंद्र ने बोला कि अगर पुलिस नहीं होगी तो उन्हें चेक करने, अगर ई पास है या नहीं है ये चेक कौन करेगा? पुलिसिंग व्यवस्थाएं अच्छी होंगी तभी ई पास चेक होंगे, इसके पास ई पास है कि नहीं। दूसरा
ई पास नहीं भी है, लेकिन उसके जो परिजन है वो कोई बीमार है या बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, उसने मेडिकल के लिए वो बाहर निकला हुआ है, पर्चा उसे ऑक्सीजन चाहिए या दवाई चाहिए, अगर वो पर्चा दिखा रहा है तो उसे जाने दिया जाएगा कि नहीं जाने दिया जाएगा, या तो उससे ई पास मांगा जाएगा। अगर ई पास के बाद अगर नहीं वो अपने दवाई मुहैया करवा पाया, ऑक्सीजन नहीं मुहैया करवा पाया, तो अगर कुछ भी कैजुअलिटी होगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो धरातल पे उतारनी बहुत कठिन है। तो आलोक, जो हमारे साथी ने कहा, निश्चित तौर पे ये प्रचार करना चाहिए कि एक एक को पता होना चाहिए कि हमें ई पास बहुत जरूरी है। तो ये समस्याएं आने वाली हैं। जी अंजलि, ठीक है, आपके पास आएंगे। जितेंद्र, जैसा कि आलोक तनेजा इस बात को कह रहे हैं कि जो नई गाइडलाइन आई है उसको लेकर अभी भी ये संशय लोगों में बना हुआ है, क्योंकि लोगों तक अभी ये जागरूकता फैली ही नहीं है, लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं शायद अभी तक पहुंची है कि ई पास की अनिवार्यता है। क्या किया जाएगा इसके लिए आगे? देखिए अंजलि, बिल्कुल जो आलोक जी बात कही, आशीष की बात कही, वो बिल्कुल सही कही। और ये जो ई पास की जो लागू करने की बात कही, इसमें काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर किसी दूसरे जनपद में कोई मरीज जाता है, उसमें ये साफ कहीं नहीं लिखा है कि उसमें पर्चे की आवश्यकता है, आपको पर्ची या ई पास की जरूरत होगी, या आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है, उनके ई पास की एक पर्टिकुलर एक लिस्ट बनानी होगी। प्रशासन को इस लिस्ट जानी होगी कि इनकी आवश्यकता नहीं होगी। कोई मरीज सीरियस है तो उसको आवश्यकता नहीं होगी, जो अगर सीरियस है तो दूसरे जनपद में इलाज कराने जाता है तो क्या उसको ई पास की जरूरत होगी, नहीं होगी। एसेंशियल सर्विस की मानते हैं कि जो खाने पीने की चीजें, सब्जी है, उन सब की सप्लाई न रुके, इसके लिए गाड़ियों पे ई पास लगा दिया जाएगा, तो उनको नहीं रोका जाएगा। बड़ा भी कंफ्यूजन है अंजलि, और इस कंफ्यूजन को प्रशासन को क्लियर करना होगा। देखिए, चीजें पॉइंट टू पॉइंट को क्लियर करने होंगे, तब शायद लोगों को समझ आएगा कि किन किन चीजों की जरूरत है। दूसरी बात, जब ई पास को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, ई पास जारी कर, क्योंकि पहली जब लहर आई थी अंजलि, तब ई पास दिए तो बड़ा कंफ्यूजन हुआ था, लोग काफी सहम गए थे, कहीं ना कहीं इनको लंबी जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में ई पास जारी करने की बात कही गई थी, उसमें बड़ा कंफ्यूजन था। आसानी से अधिकारी जो सीरियस थे, जिनकी शादी थी दूसरे जनपद में, उनको कहीं ना कहीं पास नहीं जारी कर रहे थे, बड़ी कंडीशन खराब थी। और अब ये जो सीएम हेल्पलाइन का नंबर दिया, कितना कारगर साबित होगा, अधिकारी ईमानदारी से काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो अभी कुछ दिन बाद साफ हो जाएगा कि स्थिति क्या है। देखिए, लेकिन देखिए जितेंद्र, 2 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, इसी दरमियान ये फैसला लिया गया है, और इसी दरमियान ही जितने भी नियम बनाए जा रहे हैं उनका पालन कराना जरूरी होगा। तो ये प्रशासनिक स्तर पर देखना होगा, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, जिला अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को इस बारे में अवगत कराया जाए कि नई गाइडलाइन में क्या क्या अनिवार्यता है, उसका सभी को पालन कराया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आर्डर जारी हो जाते हैं, आदेश जारी हो जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट की जो जिम्मेदारी है इनके कंधों पर है। जिलाधिकारी है, मंडलायुक्त है, दूसरा पुलिस कमिश्नर या कहीं एसएसपी हो तो उनके ऊपर है। इन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कैसे इनको लॉकडाउन का पालन कराना है, कितनी फोर्स कहाँ लगाई जाएगी, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किन किन चीजों पर। लेकिन अंजलि, इसमें इस बीच में ये भी है कि ई पास जारी करें, लेकिन पुलिसकर्मी जो बैरिकेड से खड़े होते हैं उनको भी पूरा ज्ञान नहीं होता है, वो खामखा लोगों को उलझते हैं। जिनके ई पास भी होगा तो वो भी खामखा उलझने का काम करते हैं। पूरा ज्ञान देना होगा कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर को, एसएसपी को, किन किन चीजों को नहीं रोका जाएगा, किनको रोका जाएगा, और साथ ही साथ जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय करानी चाहिए कि पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। इशारा साफ है अंजलि, ई पास की बात हो गई, आवश्यक सभी चीजों को पास हो गई है, 5 दिन का लॉकडाउन लग गया है, आगे उम्मीद है कि बढ़ाया नहीं जा सकता, और ये उम्मीद ये भी है कि आगे और लंबा ये लॉकडाउन हो सकता है यूपी में। तो सभी चीजों की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के ऊपर है, अधिकारी बखूबी निभाए। हालांकि सेक्टर प्रणाली लागू कर दी गई, जिलाधिकारी हमारे लखनऊ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, चीजों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन जिन जिन विभागों को जिम्मेदारी दी गई, जिन जिन अधिकारी की देखिए जितेंद्र, एक और बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा। जो भी दफ्तरों की ओर बढ़ रहा है या फिर दफ्तरों से घरों की ओर जा रहा है, हर किसी के जहन में एक यही सवाल है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस बात को भी देखिए धीरे धीरे ये भी साफ होती जा रही है लोगों के बीच, क्योंकि पहले देखिए 1 दिन का लॉकडाउन, फिर 2 दिन का लॉकडाउन, फिर 3 दिन का लॉकडाउन, और इसकी अब अवधि बढ़ाकर 5 दिन कर दी गई। और इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से ये सुझाव आना कि 14 दिन का सख्त तरीके से लॉकडाउन लगाया जाए। तो ये इस ओर ये तमाम परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है।
इससे अंजलि बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह से परिस्थितियां सामने आ रही, केंद्र सरकार आ रही है, सुप्रीम कोर्ट जो कहीं ना कहीं सुझाव दे रहा है, केंद्र सरकार कह रही है और राज्य सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन को आगे आगे अपग्रेड करती जा रही है, आगे बढ़ाती है। चाहे वो दिल्ली की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, सभी जगह कहीं ना कहीं धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ाए। तो स्थिति भयावह है, ये सरकारें भी समझ चुकी है, केंद्र सरकार भी समझ चुकी है और न्यायालय भी समझ चुका है। इसलिए न्यायालय लगातार इशारा दे रहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लॉकडाउन लगाया जाए। तो स्थिति ये 5 दिन की यूपी में है, आगे भी स्थिति ये आगे जा सकती है। 14 दिन की बरात आपने कही, 14 दिन की जा सकता है और कहीं ना कहीं और ये लॉकडाउन आगे बढ़ाएगी। इस बात को जनता भी समझ चुकी है और जनता भी जान चुकी है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगातार जो ऑफिस कार्यालय है वो बंद कर दिए गए हैं, क्लासेस बंद कर दी गई हैं। तो पूरी स्थिति बिल्कुल साफ है अंजलि, ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा और लॉकडाउन आगे जरूर इशारा कर रहा है कि आगे भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है या संपूर्ण लॉकडाउन हो सकता है। बिल्कुल, बढ़ते कोरोना संक्रमण, ये जो देखी जा रही है तमाम विकट परिस्थितियां, ये हम देख पा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण कुछ इस तरीके से बढ़ गया है, बिल्कुल सुनामी की तरीके की जो सामने आ रहा है उसको अपने चपेटे में ले रहा है। तो इसी वजह से ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और यूपी सरकार की जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। चिकित्सा सेवा में आम जन को ई पास जरूरी होगा, आवश्यक सेवा के लिए भी ई पास ना मिलने पर आप शिकायत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर आप शिकायत कर सकते हैं और आवेदन के लिए rahat.up.nic पर या फिर rahat.up.nic पास पर भी आप आवेदन कर सकते हैं और सभी आवेदनों का सत्यापन अधिकारी करेंगे। ई पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। जनपद और अंतर जनपदीय सीमा के लिए पास की अनिवार्यता होगी। संस्थाओं के लिए पास की अवधि संपूर्ण अवधि तक रहेगी। आम जन के लिए जनपदीय पास की वैधता 1 दिन की होगी, तो वहीं अंतर जनपदीय पास की वैधता 2 दिन की होगी। और आवेदन करने में अगर आपको समस्या हो रही है किसी भी प्रकार की, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये तमाम नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इन्हें समय रहते नोट करें और इन पर समय रहते संपर्क भी कर सकते हैं। तो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ई पास जारी किए जाएंगे और साथ ही साथ जो आवश्यक वस्तुओं से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि जैसा कि दूध हो गया, फल सब्जी विक्रेता हो गए और फल सब्जी की जो सप्लाई करनी है, दूध की सप्लाई करनी है, तो जो तमाम गाड़ियों का आवागमन जारी था अब उनको ई पास दिखाकर ही आगे बढ़ना होगा और ये सार्वजनिक तौर पर भी जल्द ही बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो गाइडलाइन आई है वो लोगों तक धीरे धीरे कर पहुंचनी शुरू हुई है और जल्द ही लोगों तक ये जानकारी भी पहुंचा दी जाएगी। क्योंकि सड़कों पर देखा जाएगा, चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती रहेगी जो आपसे सवाल करने के लिए तत्पर रहेगी कि आप किस वजह से घर से निकले हुए हैं, आखिर क्या ऐसा खास जरूरी काम आ गया है तो आप बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच घरों से निकले हुए हैं, ये आपसे सवाल भी किया जाएगा। तो इससे पहले हम आपको ये जागरूक कर रहे हैं और ये तमाम सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप इन गाइडलाइन के बारे में जानिए और जल्द से जल्द आप ई पास अपना बनवा लीजिए, आवेदन आप कर लीजिए जल्द से जल्द। आलोक, जैसा कि आप गाइडलाइन को लेकर भी ये सवाल कर रहे थे कि गाइडलाइन अब में अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, हालांकि ये बात तो सामने आ चुकी है कि अनिवार्यता कर दी गई है ई पास की। शायद इस बात में थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन लोगों तक ये जानकारी धीरे धीरे कर जल्द ही पहुंचना भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑफिशियली ये जानकारी दी गई है। आवेदनों का सत्यापन भी क्योंकि अधिकारी करेंगे और rahat.up.nic.in पर आवेदन भी करेंगे, तो ये तमाम सूचना दी जा रही है क्योंकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है। देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस कोरोना कर्फ्यू को लगाया गया है, इस कोरोना कर्फ्यू को लगाने का मकसद है कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ना। जिस तरीके से जीवन बेपटरी हो रहा है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बेपटरी हो रही है, जिस तरीके से सामाजिक कार्य बेपटरी हो रहे हैं, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कड़ा निर्णय लिया है। मैंने पहले भी कहा है कि ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो लखनऊ में बैठे हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं जब जैसे ही लॉकडाउन लगा दिया गया है, मूवमेंट तो वैसे भी रुक जाना चाहिए। आलोक, सहारनपुर में फिलहाल क्या देखा जा रहा है? पुलिस प्रशासन कहां पर मुस्तैद है? क्या सिर्फ चौक चौराहों पर ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि जहां पर आप खड़े वहां पर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं रुक रहा। अंजलि, मैंने पहले भी बताया था कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस तरफ
यहाँ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लॉकडाउन है। ये ऐसा लग रहा है कि 3 दिन के बाद का लॉकडाउन खुल गया है। हाँ, अगर हम मुख्य चौराहों की बात करें, मैं पहले से बताता आ रहा हूं, अगर मुख्य चौराहों की बात करें, जो मुख्य चौराहे हैं वहां जरूर 1-2 पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, वहां रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जहां से संक्रमण बढ़ना है, जिस घनी आबादी वाले क्षेत्रों से संक्रमण बढ़ना है, रोक लगाने की आवश्यकता वहां है। जब कम्युनल कर्फ्यू लगता है तो कैसे 1 मिनट में सारा सिस्टम ठीक हो जाता है, सब घरों में कैद हो जाते, और ये भी कोरोना कर्फ्यू है। ये कम्युनल कर्फ्यू से ज्यादा बड़ा भारी कर्फ्यू है। उसमें तो जीवन पता नहीं कितने जाते होंगे, नहीं जाते, इसमें कितने जिंदगी चली जाए, कितने लोग इसमें मर जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर इस तरीके से सख्ती ना बरती गई, पुलिस प्रशासन की सख्ती ना हुई, इसके लिए जरूरी है कि लखनऊ में बैठे आला अधिकारियों को, जो टीम 9 बनी है, उनको मंडल स्तर पर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, निगाह रखनी पड़ेगी, बार बार इस बात की जानकारी लेनी पड़ेगी कि मोहल्लों में क्या हो रहा है। आपके पास सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास, जिससे आप देख सकते हैं कहाँ मूवमेंट हो रहा है, कहाँ है वो सिस्टम। बहरहाल हम सरकार जीवन को बचाने में लगी है, सरकार ये चाहती है जीवन बचे। ये जितना भी आर्थिक व्यवस्था को नुकसान हो रहा है, तमाम चीजों को नुकसान हो रहा है, सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो राशन बचेगा, जो चीजें बचेगी, हम आपके जरिए दिखा पा रहे हैं आलोक, जिस तरीके से बेवजह लोग अपने घरों से लॉकडाउन के समय भी बाहर निकल रहे हैं, वो भी जब सख्ती से पालन करने को साफ तौर पर कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचे, ये तस्वीरें उन तक पहुंचे कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। दूसरी बात, जैसे कि हम बात कर रहे थे नई गाइडलाइन के बारे में, जितेंद्र लखनऊ में इस वक्त खुद मौजूद है और वहां पर सबसे पहले उनके पास अपडेट भी आ रही होंगी। जितेंद्र, आपके पास फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही हैं लॉकडाउन को लेकर? जितेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए अंजलि, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 5 दिन का लॉकडाउन लगा है और आगे भी स्थिति शायद ये हो सकता है कि आगे भी अवधि बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए ही शायद ये ई पास जारी हुआ है। ई पास को आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी तक तो ई पास की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। केंद्र सरकार के सुझाव के बाद, जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जो सुझाव के बाद कहीं ना कहीं राज्य सरकारें धीरे धीरे कदम उठा रही हैं। आगे स्थिति यह है कि अंजलि, और हो सकता है कि यूपी में ये लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि संक्रमण की स्थिति लगातार यूपी में बरसतू जारी है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और व्यवस्थाएं वैसे ही चरमराई हुई है। व्यवस्थाओं की बात की जाए, प्राइवेट अस्पताल बिल्कुल भी उनके मन में किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं आ रही, ना ही किसी का डर है प्रशासन का, ना ही सरकार का डर है। साफ तौर पर लूट घसोट जारी है। ऑक्सीजन का जो चस्पा किया जाता है नोटिस, वो लगातार कहा सकता है मरीज एडमिट करने के बाद भी नोटिस चस्पा कर रहे हैं कि कुछ मिनटों में खाली कर दी। कल कई तस्वीरें लखनऊ की आई, यहाँ पर कहा गया कि आप तत्काल 15 मिनट के अंदर अस्पताल खाली कर दे, ऑक्सीजन नहीं। तो स्थिति पैनिक बनी हुई है और कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। प्राइवेट अस्पताल लगातार अपनी मनमानी की चुके हैं और प्रशासन का कोई भी उन पर शिकंजा नहीं है और किसी प्रकार के कोई भी पूछने वाला नहीं। मीडिया कवरेज करने जाती है तो मीडिया से बदतमीजी की जाती है, हाथापाई होती है और कहीं ना कहीं सुनने को बिल्कुल प्राइवेट जो संचालक हैं वो सुनने को तैयार नहीं है और अपनी मनमानी तरीके से लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं और सुविधा के नाम पर जीरो। ये लखनऊ की तस्वीर नहीं है, आगरा में इस तरह की तस्वीरें सामने आई और कई जगह ऐसी जगह है, कहीं ना कहीं कई अस्पताल मनमानी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। चलिए, प्रयागराज से संजय खान भी हमारे साथ। संजय, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि 2 दिन का जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है वो काफी नहीं है, वो नाकाफी है और बिल्कुल निरर्थक है। इस वजह से देखिए यूपी सरकार ने लॉकडाउन की जो समय अवधि थी वो भी बढ़ा दी। इसके बाद अब लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। सख्ती से पालन कराने के लिए देखिए तमाम बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि बसों का परिवहन, माफ कीजिएगा, परिवहन विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया और बसों का जो परिचालन था उसको रोकने का बड़ा फैसला लिया गया। इसके बाद राजस्व विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। शराब की जो दाम थे वो आज से बढ़ चुके हैं, 10 से 40 रुपए बढ़ चुके हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम ई पास पर भी जिक्र कर रहे हैं, जो अब घर से निकलने के लिए जरूरी होगा और इसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। अगर आपको या फिर किसी को भी ई पास के लिए समस्याएं आ रही है ई पास के आवेदन में, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल आ पा रही है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ये जानकारी नहीं पहुंच पा रही है?
अंजलि जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की, कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने ये सुझाव दिया था कि जिस तरीके से समुद्र में तूफान आते हैं तो उसको रोकने के लिए बांध काफी नहीं होते, तो उन्होंने ये उदाहरण दिया था हाईकोर्ट ने कि इससे रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू या 2 दिन का लॉकडाउन कारगर नहीं है, क्योंकि संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा था यूपी में, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट ने ये सुझाव दिया था कि लॉकडाउन के दिन बढ़ाया जाए, उसका दायरा बढ़ाया जाए और उसका कड़ाई से पालन किया जाए। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई, लेकिन प्रशासनिक स्तर जो जमीनी स्तर पर देखा जाए वो देखने को नहीं मिल रहा है। केवल मार्केटों में ये दिखती है कि दुकानें बंद हैं, आवागमन लोगों का नहीं बंद हो रहा है। कुछ मार्केटों में तो इस तरीके से देखा जा रहा है अंजलि जी कि आधा शटर उठा करके जो भी दुकानदार है अंदर कस्टमर को बुलाने के बाद शटर गिराकर वो फिर उस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक जो 2020 का लॉकडाउन था, हर एक चौराहों पे, हर एक थाना क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस प्रशासन मुस्तैद थी, रात में दिन में लोगों को रोककर जागरूक कर रही थी, पूछ रही थी, चालान कर रही थी। लेकिन इस बार का लॉकडाउन जो है वो लॉकडाउन समझ में नहीं आ रहा कि लॉकडाउन लगा है। लोगों के अंदर खौफ है, जागरूकता है, लेकिन लापरवाहियां खास तौर से देखी जा रही, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर क्षेत्र हो। तो ऐसे में जिस तरीके से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई, नई गाइडलाइन जारी की गई कि इस गाइडलाइन में शराब की जो कीमत है वो बढ़ेगी, इस तरीके से जो अंतर जनपदीय सड़क परिवहन के जो बसें हैं उनको रोका जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी बाहर से पलायन करके लोग आ रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है, ये साफ तौर से जाहिर भी हो चुका है अंजलि जी कि ई पास जारी करने का मकसद क्या है। ई पास जारी करने का यही मकसद है कि लॉकडाउन की स्थिति को बढ़ाया जाए, क्योंकि आवागमन में कुछ रोक लगे। तो ऐसे में जो लोग दूसरे जिले से, दूसरे जनपद से पलायन करके आ रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए और उनकी जांच की जाए, टेस्टिंग की जो ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत है वो भी अब पूरी की जाए। तो ऐसे में आदेश को जारी कर दिए गए सरकार की तरफ। सरकार तो लगातार जागरूक है, लोगों को जो भी अधिकारी है उनसे वर्चुअल मीटिंग कर रही, टीम 9 लगाई गई है। लेकिन ऐसे में जो जमीनी हकीकत है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये भी एक तरीके से शासन को नजर रखनी पड़ेगी कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी उनको नजर रखना पड़ेगा। जिलाधिकारी को सूचित किया गया, तब जिलाधिकारी लगातार मीटिंग तो कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है उनको कभी कभी ये भी एक टीम बना करके यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों का जायजा लेना चाहिए कि आखिरकार ग्रामीण क्षेत्रों में क्या आलम है, तभी इससे हम निपट पाएंगे। क्योंकि गाइडलाइन जारी कर देने मात्र से ये संक्रमण रुकने वाला नहीं, लॉकडाउन का पालन हो पाएगा अंजलि जी। बिल्कुल, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं और समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक सख्ती नहीं बरती जाती। देखिए, मास्क भी लोगों ने तभी लगाना शुरू किया, आशीष आपके पास आती हूँ, क्योंकि बड़े स्तर पर हमने ये भी देखा है कि कई ऐसे इलाके हैं लोग बिना मास्क के घूमते हुए पाए जाते थे। कानपुर में भी कुछ इसी तरीके का हम देखते थे कि बिना मास्क लोग घूमते नजर आते थे, और जब जुर्माना बढ़ाया गया उसके बाद लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया। यही बात लॉकडाउन पर भी लागू होती है। लॉकडाउन तो लगा है लेकिन लोग बेवजह इधर उधर घूमने से बाज नहीं आ रहे थे, इसीलिए शायद ई पास की अनिवार्यता की गई और ये बात भी लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे कर। आशीष जी 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 बिल्कुल अंजलि, सरकार को इसलिए ये कदम उठाना पड़ा कि लोगों का आवागमन कहीं नहीं रुक रहा था, चाहे इतनी जागरूकता अवेयरनेस लॉकडाउन के बाद भी, इसलिए ये ई पास की जारी करने पड़े। अब लेकिन ये अंजलि बड़ी बात ये है कि उसको धरातल पे कैसे उतारा जाएगा, क्योंकि स्थितियां बहुत ही गंभीर हो चुकी उत्तर प्रदेश की। आप हमारे साथी जितेंद्र बता रहे थे लखनऊ राजधानी के जब ये हाल है तो और जिलों के हाल कैसे होंगे। दूसरी बात है, अब हर स्तर पर काम करने की जरूरत है सरकार को, चाहे तो ये लॉकडाउन हो, लॉकडाउन का पालन कराना हो, ई पास का पालन कराना हो, प्राइवेट हॉस्पिटलों पे लगाम लगानी हो, अधिकारियों पे लगाम लगानी हो, हर स्तर पे काम करके, युद्ध स्तर पे काम करके, हालांकि अभी टेस्टिंग चालू होने जा रही है गांव स्तर पे, तो सरकार कहीं ना कहीं सोच रही, लेकिन इसको जमीन पे उतारना बड़ी बात होगी अंजलि, क्योंकि इतनी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा था। और जब ये लॉकडाउन लगा और शायद कड़ाई से पालन होता तो रेशियो और कम होते, संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, मौतों के आंकड़ों में हालांकि कमी नहीं आ रही, लेकिन संक्रमण के मामले आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में भी तेजी से कम हुए। तो लॉकडाउन इसीलिए बढ़ाया गया है ई पास की। अब ई पास जारी होगा तो कम से कम लोग निकलेंगे, लेकिन ई पास का जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो क्लियर करनी पड़ेगी सरकार को, कौन कौन सी स्थिति में ई पास आपको लेना है,
अब जैसे 1 या 2 दिन का लगाया, उसमें समय अवधि होगी या दिन के हिसाब से किस तरह वो कार्य करेगा, किन किन लोगों को जरूरत होगी, मेडिकल की क्रिटिकल कंडीशन में अगर एकदम से आपको जरूरत है तो किस तरह आपको मिल पाएगा, ये सब चीजें थोड़ा सा क्लियर करनी पड़ेगी ई पास को लेकर। और जो पुलिसिंग है, ई पास जारी आपने कर दिया, लेकिन धरातल पे उतारने पर आपको पुलिसिंग व्यवस्था बहुत अच्छी करनी पड़ेगी अंजलि, कि अगर आपको दूसरी चेक बात करने वाला आशीष, ही जो नहीं होगा। शहरी इलाका है और जो ग्रामीण इलाका है, क्या आपने देखा, क्योंकि लॉकडाउन लागू है लगातार, ऐसे में पालन कितना हो रहा है और प्रशासन कितना पालन करा रहा है लॉकडाउन का? देखिए, शहरी इलाकों में कहीं कहीं जो बड़े एरिया हैं कानपुर के अंदर, वहाँ पे पालन हो रहा है, वहाँ पुलिसिंग भी थी, लेकिन कुछ अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे पालन नहीं हो रहा था, आवागमन लगातार जारी था। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो मतगणना ही कल खत्म हुई है, और कल और जब मतगणना हम केंद्रों पे गए हैं, वहाँ पर एक ऊपर एक आदमी लगा हुआ, प्रशासन की व्यवस्था पुलिसिंग की थी ही नहीं, अंदर केंद्रों के अंदर तमाम भीड़ लगी हुई थी। तो ग्रामीण इलाकों में तो बिल्कुल लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव इतनी तेजी से लगातार प्रचार होते रहे, रात में भी बैठकें होती रही, मीटिंगें होती रही, तो गाँव में कहीं लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ। कल मतगणना खत्म हुई है, अब लगातार सरकार भी एक्शन मोड पे आई है, उन्होंने ई पास जल्दी जारी किया है, 2 दिन का लॉकडाउन भी बढ़ा दिया कि निश्चित तौर पे ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, क्योंकि अंजलि केंद्र सरकार ने भी उस पर सवाल किए हैं, सारे राज्यों को बोला हुआ, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से पूछ रही है, क्योंकि स्थितियां अब धीरे धीरे हर स्टेट में ये संक्रमण बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। 5 दिन का जब ये लॉकडाउन बढ़ा, उसके बाद स्थितियां थोड़ी कंट्रोल में आई और संक्रमण घटा है, तो निश्चित तौर पर और लोगों का भी मांग है। पहले अगर सरकार बोल रही थी जीविका और जीवन दोनों को बचाना है, तो अब जीवन प्राथमिकता हो गई है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जी अंजलि। बिल्कुल, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, इसी वजह से लॉकडाउन लागू किया गया है। आलोक, हम इस पर भी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बढ़ते संक्रमण के बीच तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो राजस्व विभाग की ओर से हो और चाहे वो परिवहन विभाग की ओर से हो। परिवहन विभाग की ओर से भी ये बड़ा फैसला लिया गया है, बसों का जो परिचालन है उसको रोक दिया गया है। फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं सहारनपुर में, क्या लोगों का आना जाना अभी भी बसों से जारी है या फिर पालन हो रहा है? देखिए अंजलि, जो बसों के परिचालन की बात है, परिचालन जो है अब आदेश हुए हैं, परिचालन पे रोक लगेगी। लोग अवॉइड भी कर रहे हैं, लोग बसों में चलना अवॉइड कर रहे हैं, अपने निजी वाहनों से ज्यादा जाना आवागमन पसंद कर रहे हैं। तो मैं बसों की जहां तक बात बताऊं कि जो परिवहन निगम है उसकी तरफ से पहल अच्छी है, बसों का परिचालन बंद होगा, तो जो इक्का दुक्का लोग उस पर सफर कर रहे हैं, क्योंकि संक्रमण जो है ये कई जगह से फैलता है। कोई आदमी सीट पे बैठा उस पे हाथ लग गया, कोई हैंडल को पकड़ा उस पे हाथ लग गया, संक्रमण कई जगह से फैलता है। इसलिए ये बहुत सराहनीय निर्णय है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का कि और लोग भी बहुत जागरूक हो रहे हैं। लोग जो है अपने वाहनों से मूवमेंट कर रहे हैं, वो बसों पे ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में लोग घरों से ना निकले। और देखिए, अभी भी आवागमन जारी है आपके आसपास, अगर संभव हो सके आलोक तो बात करने की कोशिश करिए और ये जानिए कि क्या लोगों को जानकारी है कि ई पास की भी अनिवार्यता है लोगों को। जी, मैं बात कराना चाहूंगा, अपने कैमरामैन को कहूंगा कि उस तरफ मूव करें कैमरे को। हमारे पास ये यहाँ पर ई रिक्शा चालक खड़े हैं, इनसे मैं बात कराऊंगा। क्या आपको नहीं मालूम कि लॉकडाउन लगा हुआ है और 2 दिन को बढ़ा दिया गया है, तो आप ई रिक्शा लेके घूम रहे हैं? सर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? हाँ, तो इन्होंने कहा कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। और लोग भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात करेंगे। अकारण खड़े हुए ये लोग, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप कैसे खड़े हैं यहाँ पर? ऐसी कैसे? नहीं तो आपको नहीं मालूम है कि ये कोरोना संक्रमण ये सामान के चक्कर में आपको भी पकड़ सकता है? और आपने मास्क भी ठीक तरीके से नहीं लगाया है। तो देखिए, हमने आपको दिखाया कि लोग बड़े लापरवाह हैं, लोगों को चिंता नहीं है किसी चीज की। यह देखिए, एक महिला भी यहाँ पर खड़ी है और वो उनसे हम बात करेंगे। ये देखिए, ये आप क्या करने आई हैं बहन जी यहाँ पर? दवाई लेने आई। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि हम डॉक्टर के पास दवाई ले रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर मैं कैमरामैन को ये भी कहूंगा कि चारों तरफ घुमा के दिखाएं
ये हाल बेहाल है सहारनपुर के। तो मैं शुरू से लगातार कह रहा हूँ कि जिस चीज को मुख्यमंत्री हमारे चाहते हैं उसको जमीनी स्तर पर प्रशासन उसका पालन नहीं करवा पा रहा है। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जो नीति निर्धारक लोग हैं उनकी कोई ना कोई मतलब लापरवाही नजर आ रही है। बिल्कुल, ये लापरवाही ही है। देखिए, लॉकडाउन लगा हुआ है आलोक, जैसा कि आपने तस्वीरों में साफ दिखाया, और हम ये चाहेंगे कि ये जो तस्वीरें हमने दिखाई है ये प्रशासनिक स्तर पर भी जाए, और आलोक आप भी कोशिश करें कि ये जिस तरीके से चौक चौराहों पर भीड़ लगी हुई है ये आपके जरिए भी प्रशासनिक स्तर पर पहुंचे ताकि लगाम लग सके इस तरीके से, क्योंकि इन्हीं लापरवाहियों के ही नतीजे हैं कि आज पूरा देश संक्रमण से सफर कर रहा है। आशीष, जैसा कि हमारे सहयोगी ने जो तस्वीरें दिखाई हैं आसपास किस तरीके से भीड़ लगी हुई है, और तमाम जद्दोजहद पुलिस प्रशासन की ओर से भी जारी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन सख्ती नहीं बरत रही, लेकिन आखिर कहां कहां मौजूदगी रहेगी, कब कब और कैसे लोगों को समझाया जाएगा कि आप सावधानी बरतिए। लोगों से हाथ जोड़कर अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे हैं। नई गाइडलाइन भी जारी की गई है, क्योंकि इसीलिए नई गाइडलाइन जारी की गई है कि लोगों को रोका जा सके, लेकिन कहां कहां पुलिस की मुस्तैदी रहेगी आखिर? बिल्कुल अंजलि, यहाँ पर जब हम बोलते हैं जन भागीदारी तो लोगों को खुद स्वयं भी सोचना चाहिए, क्योंकि संसाधन भी हमारे पास सीमित हैं। इसके लिए योगी सरकार, अब जागरूकता के लिए बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ियों, उनसे आह्वान किया है खेल विभाग की तरफ से कि अब वो आए और मीडिया के माध्यम से उनका मैसेज युवाओं तक पहुंचे, क्योंकि वो रोल मॉडल होते हैं। तो प्रशासन, सरकार हमेशा लगातार लगी है कि लोग जागरूक हुए। सुरेश रैना भारतीय खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, उनसे भी बात की है, विजय है एथलीट, उनसे भी बात की है खेल विभाग ने कि अभी जल्दी आप मीडिया में इनको देखोगे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आह्वान करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए। तो जागरूकता के इतने मिशन लगातार जिला प्रशासन भी मुहिम चलाता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता भी नहीं कहूंगा, लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं ये स्थिति में खड़ा कर दिया है उत्तर प्रदेश को के हर जिलों को। कानपुर में ये भी कमोबेश यही कई चौराहों पे स्थिति है, जैसे हमारे साथी आलोक ने दिखाया, स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो चुकी है, उसके बाद भी लापरवाह लोग ऐसे घूम रहे हैं। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो इनको ही रोकना है। वही अंजलि, लगातार हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात, ग्रामीण इलाके जो हैं वहां पर ज्यादा जनता जागरूक नहीं है, तो सबसे पहले तो पुलिस की मुस्तैदी वहां पर ही होनी चाहिए, फोकस जो है वहां पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो शहरी इलाके हैं वहां पर फिर भी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, हमें घरों से बाहर निकलने से बचना चाहिए। ऐसे में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ज्यादा जोर देना चाहिए। बिल्कुल अंजलि, अभी वहां पर पंचायती चुनाव खत्म हुआ है, मतगणना कल खत्म हुई है। अब ग्रामीण इलाकों में सीएम ने खुद ही बोला हुआ है कि कल से टेस्टिंग का अभियान चालू हो जाएगा, डोर टू डोर जाके टेस्टिंग होगी, और लगातार ग्रामीण इलाकों में अब पुलिसिंग व्यवस्था जो है वो ज्यादा मुस्तैद दिखेगी, क्योंकि अगर ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से जिस तरह से शहर में बढ़ा है, अगर ग्रामीण इलाकों में बढ़ने लगा तो स्थितियां और भयावह हो सकती है। इसलिए बड़ा डिसीजन लिया है सरकार की, डोर टू डोर जाके गांवों ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग प्रक्रिया चालू होगी, और जो पुलिसिंग है वहां पे अब मुस्तैद दिखेगी, क्योंकि देखिए कई उचित फैसले लिए जा रहे हैं और इन फैसलों का बिल्कुल पालन भी हो, क्योंकि सूबे के मुखिया तो तमाम फैसले ले लेते हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कहीं जो कार्रवाई होते होते बहुत ही लापरवाही बरतनी शुरू हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, जो तमाम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और यूपी में जो लॉकडाउन लागू हुआ है उसकी नई गाइडलाइन भी अब आ चुकी है, जिसका सभी को सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। तो ध्यान रखिए और घरों में सुरक्षित रहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।